जब भी हम मॉडर्न डांस की बात करते हैं तो फेम और ग्लैमर उसके साथ जुड़ ही जाता है, लेकिन एक डांसर होते हुए भी बिना स्वार्थ किसी की मदद करना अपनी ही इनकम से, ऐसा केवल एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। हाय, दिस इज आरजे ज्योति और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्ट्रीट डांसर हैरी। हैरी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हैरी, कैसा लगा यहाँ पे आके, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मैम, आप लोगों ने बुलाया और इतना आप लोगों ने प्यार दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बाय द वे, ये सवाल तो मुझे लास्ट में पूछना था, बट हैरी काफ़ी एक्साइटेड है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये एक्साइटमेंट जानना था कि ये कितना है। अच्छा हैरी, अपने बारे में मुझे पहले कुछ बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एक लिरिकल आर्टिस्ट हूँ, स्टेज परफॉर्म भी करता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ। मैं अभी मेडिकल से स्टडी भी कर रहा हूँ, अभी लास्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा वो चीज़ें। और मैं डांस से जितना चाहता हूँ कि मतलब जो नीडी एंड हेल्पलेस पीपल हैं उन लोगों की हेल्प कर दी जाए, उन लोगों की हेल्प कर सकूँ मैं, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो हो रही है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। व्हाट्स योर बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छी है मैम। ऐसा नहीं, डैड बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन है डैड मेरे, मॉम एक हाउसवाइफ है और मैं हूँ, और एक मेरे पास छोटी बहन है। देन चलती रहती है। फैमिली का बैकग्राउंड तो बहुत अच्छी है, सॉलिड है मतलब। अच्छा, मुझे ये बताइए हैरी कि आपका कोई और नाम भी है या हैरी ही आपका नाम है? क्योंकि जो डांसर्स होते हैं बेसिकली वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं, है ना, डांस प्रोफेशन में आने के बाद। तो आपका कोई और नाम? हाँ मैम, एक टाइम पे था। हाँ, उसको था ही बोल सकते हैं। हाँ। बिकॉज अभी आज के 6-7 साल पहले अगर मैं जाऊँ ना तो मेरा नाम अमन था। ओके। तो मेरे एक टीचर थे जिनसे मैं कुछ सीख रहा था। तो उन्होंने बोला कि तुम डांस ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, तो आज से ना मैं तुमको ये बुलाऊंगा। तो उन्होंने ऐसे रैंडमली मेरे को नाम हैरी रख दिया। तो वहाँ के जो और भी लोग थे, बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने बोला कि अब उन लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया मुझे हैरी हैरी। तो और यही नाम ना चलने लगा थोड़ा, मतलब फेमस होने लगा। तो मैं लगा नाम अच्छा चल रहा है, चलने देते हैं थोड़ा सा। तो अभी तक तो नाम अच्छा चल रहा है, तो बस यहीं से हैरी नाम पड़ गया। बट इसके पहले मेरा नाम अमन था, अमन तिवारी मेरा पूरा नाम। और आज मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ, और ये पता है आपको ही बस। अच्छा। बाकी किसी को पता भी नहीं है। तो हैरी अमन भी हैं, अमन तिवारी? अमन तिवारी भी है। ओके, मतलब ये बात सच है कि डांसर्स अपना नाम बदल लेते हैं अपने डांस के अकॉर्डिंग? बहुत ऐसे डांसर्स हैं जो अपना नाम खुद रख लेते हैं, बट जो टीचर देता है नाम वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। और बहुत ऐसे जो रियल आर्टिस्ट हैं वो उनका नाम वो एक टीचर ही देता है। ओके। तो मैं बहुत वो हूँ कि हैप्पी फील करता हूँ कि मेरे टीचर ने मुझे ये नाम दिया था। ओके। हैरी, अपने लुक के बारे में कुछ बताइए। आपको फंकी थोड़ा सा रहना बहुत पसंद है, तो क्यों, मतलब आप कहीं भी जाते हो ऐसे ही जाते हो? मैम, प्लेसेस के हिसाब से वो चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। हाँ। कि अभी मैं अगर कहीं शो है मेरा, अगर कोई इवेंट है मेरा, तो वहाँ उसी हिसाब से जाना पसंद करता हूँ मैं। वहाँ पे अगर जगह के हिसाब से चीज़ें वो करनी पड़ती हैं कि कैसे क्या क्या मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर वेडिंग सीजन्स में मैं गया तो अभी ये पहन के जाऊँगा तो लोग क्या बोलेंगे अभी। एक टाइम पे तो फैमिली में सिल्वर कलर का सूट पहना देते थे मुझे ले जाने के लिए। तो एक टाइम मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ अपने तरीके से करना पड़ता है, अपने तरीके से कुछ करूँगा तो सही जाएगा। तो नहीं, जैसे कि क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे एक इमेज बना लेते हैं, जैसे कि आप स्ट्रीट डांसर हो तो आप ऐसे नेल पेंट लगाते हो, ऐसे चेन पहनते हो, इयररिंग्स पहनते हो, है ना, टैटूज करते हो, हैंड ये साइड बैग जो है वो कैरी करते हो। तो ऐसे में लोगों का क्या रिएक्शन होता है, लोग क्या बोलते हैं आपको? जो कुछ लोगों को तो मतलब देखते ही पता चल जाता है कि ये डांस करता होगा, या कुछ ना कुछ तो करता होगा, या फिर सिंगर होगा, या फिर तो डांसर होगा। और जो नहीं जानते हैं पागल ही बोलते हैं देख के, और क्या बोलेंगे, छपरी टाइप का ऐसा कुछ तो ऐसा लोग। लेकिन अभी जब तक वो इंसान खुद से मिलेगा नहीं, मुझे पता कि मैं क्या चीज़ हूँ, जब तक वो मुझसे मिलेगा नहीं तब मुझे वो जब तक जान नहीं पाएगा। तो जो बाहर देखते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, बट हाँ ठीक है, मैं खुश हूँ, ऐसे अच्छा लगता है मुझे। ओके। तो हैरी, तुम स्ट्रीट डांसिंग करते हो, राइट? तो स्ट्रीट डांसिंग क्या है? क्योंकि ये बाहर तो लोगों को पता है, लेकिन गोरखपुर में बहुत कम लोगों को पता है, और शायद यही वजह है कि लोगों को यहाँ पे स्ट्रीट डांसर्स की वैल्यू नहीं है, है ना? तो प्लीज़ हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, उनको स्ट्रीट डांसिंग के बारे में कुछ बताइए। स्ट्रीट डांस में मैं 2 साल पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे को कुछ था नहीं वो चीज़ें करने, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। ना डांसिंग में कुछ अच्छा हो पा रहा था मुझे, ना मेरे स्टडी के टाइम पे ना कुछ हो पा रहा था। तो मैं सोचता कि कुछ ऐसा करूं कि लोग से कनेक्ट हो पाऊं,
कि उन लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा, उन्हीं से सारी। तो मेरे एक गुरु हैं, उनका नाम है वरुण डागर। वरुण, आई थिंक इनको मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, बहुत ही अच्छे डांसर है, स्ट्रीट डांसर, जो कि दिल्ली कैनॉट प्लेस डांस करते हैं, राइट? काफी इंस्पायर करते हैं मुझे। एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा। तो उनकी मैंने ऐसे वीडियोस देखी मैंने उनकी। तो एक टाइम दिल्ली जाना हो तो देन उनसे मैंने मिला, उनसे बहुत सारी चीजें मैंने सीखी कि कैसे क्या है, क्या चीजें होती हैं स्ट्रीट परफॉर्मेंस में, बहुत सारी चीज। तो वो चीजें मैं आया, फिर मैं सोचा कि करूँ। तो वो सारी चीजें मैंने अपना चीजें की कि कैसे करनी है, अपना बोर्ड बनवाया, सारी चीज़ें, थिएटर वगैरह सारा लिया, सारी चीज़ें। बट वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि करना क्या है, कैसे करूं वहाँ पे वो चीज़। एग्जैक्टली, ये जो आप बात बोलो ना, शायद बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है कि स्ट्रीट पे सबके सामने जाके डांस करना। एक्चुअली ये मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये मोटिवेशन, ये हिम्मत कैसे आई कि ऐसे नौका विहार जैसे प्लेसेस पे जाके या रोड पे जाके सडन डांस करना। एज यू नो कि जो टिकटॉक का ज़माना था और जो रील का ज़माना है, तो ऐसे में लोग जाके बहुत ही वल्गैरिटी जो है रोड पे दिखाते हैं, डांस करते हैं और उसको डांस का फॉर्म बोलते हैं, रील बोलते हैं। बट एज आई नो कि तुम लिरिकल डांसर हो, बहुत अच्छा डांस करते हो, बट ये इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए कि आप रोड पे जाके वो डांस परफॉर्म कर सको। तो वो कैसे, वो कहाँ से आया? वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ना वो हिम्मत जुटाने में ना कम से कम 20-25 दिन लगे। हाँ, मैं जाता था उस जगह पे, जाता था, सोचता था, फिर चला आता था। अच्छा, फिर जाता था, फिर सोचता था, फिर चला था। ऐसे ना 3-4 दिन ऐसे हो गए। तो एक टाइम मैंने देखा कि नहीं, आज करना ही है, कुछ भी करना है। तो मैंने अपना लगाया। फिर एक बार जैसे वो म्यूजिक की वाइब अंदर आने लगी ना, उसमें मैं खो जाता हूँ। अब मैं खो गया, फिर उसके बाद से चलते जाओ, 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर ये चीज़ें मेरी आदत बन गई कि नहीं। और मैं पब्लिक को कनेक्ट करने लगा, लोग मुझसे कनेक्ट होने लगे। जो लोग मुझे वो करते हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग मुझे रिस्पेक्ट से बोलते हैं, बहुत अच्छा, कुछ लोग अप्रिशिएट करने लगे। तो जैसे जैसे उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत चीज़, तो मेरी और थोड़ी मोटिवेशन बढ़ती गई कि यार अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो कंटिन्यू करते हैं इसको। लेकिन बस एक टाइम पे इसको हिम्मत ही जुटाने के लिए मैं कम से कम 20-25 दिन लग गया, क्या बोलूँ, ठीक है। उसके बाद से करना स्टार्ट किया और मुझे 2 साल हो गए अभी स्ट्रीट परफॉर्म करते हुए। वाओ, वेरी नाइस। आई थिंक ये एक मोटिवेशन है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें एक नॉर्मल इंटरव्यू के लिए भी जाना होता है ना, तो लोग पहले सोच के बैठ जाते हैं, यार हम तो रिजेक्ट हो जाएंगे, हम क्या ही जाए। मतलब ये हिम्मत ही नहीं हो पाती कि ठीक है हम ट्राई तो करें, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम ट्राई कर रहे हैं। वहाँ वाला 2 दिन बाद हमारा चेहरा भूल जाएगा। क्यों? ऐसे हमारे वहाँ पे तमाम लोग आते हैं, जाते हैं, ठीक है। तो हम ये दिमाग में बैठा कर लेते हैं कि नहीं यार अभी हम जाएंगे, हम रिजेक्ट हो जाएंगे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आई थिंक ये आपकी ये जो बातें ना कहीं ये एक मोटिवेशन है हम सभी के लिए। ओके, तो हैरी ये बताओ कि जब भी तुम स्ट्रीट डांसिंग करते हो तो उसके साथ ही साथ वो जो मैंने देखा है कि तुम एक कैप पे, जैसे कि मैंने उस दिन नौका विहार पे इनको फर्स्ट टाइम देखा गोरखपुर में, कि आप जो कैप होता है, कैप पे ऐसे पैसे लोग आपके डांस के अकॉर्डिंग, जिनको जो अच्छा लगता है वो कैप पे पैसे रखते हैं, ठीक है। और आप खुद में गुम हो, खुद में कहते नहीं वो रूह से डांस करना जो आपके डांसिंग में दिखता है। तो उस टाइम पे जब आप डांस करते हो, ठीक है, तो जब लोग ऐसे ला के देते हैं पैसे और बाकी चीज़ें, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता है उसमें? मैम फैमिली का रिएक्शन तो एक टाइम पे था तो कि क्या उनको पता है, पहले तो मुझे ये बताओ उनको पता है कि तुम ऐसा कुछ करते हो? उनको पहले नहीं पता था। हाँ, उनको अब पता चला है। अच्छा। और उनको मेरे से नहीं पता चला, उनको बस इतना पता था कि हाँ लड़का करता है, डांस करता है। हाँ। बट वो कैप रखने वाली बातें हैं, ये चीजें, क्योंकि आपको पता ना कि सोसाइटी भी मेंटेन करनी है, राइट। फैमिली जो आपकी है, लड़का कुछ भी करे सुनना मम्मी पापा को पड़ता है, राइट। ठीक है, तो वो मैं करा। तो एक इंटरव्यू था ऐसे नॉर्मल, उन्होंने मेरा लिया था, तो वो इंटरव्यू वायरल हुई थी थोड़ी सी। तो मेरे सोसाइटी के लोग मेरे डैड से बोलने लगे कि आपका लड़का तो भीख मांगता है, हाँ आपके पास सब चीज़ है, लेकिन आपका लड़का गोरखपुर नौका विहार पे जाके भीख मांगता है, भिखारी बन रहा है, वो लोग क्या सोचेंगे, आपकी वो चीज़ें क्या। तो खतरनाक वाला रिएक्शन है। मेरे पास फ़ोन आया मम्मी का, तो मैं अभी होता है ना कि एज ए रिस्पेक्टेड मम्मी, ऐसा मम्मी नमस्ते कैसे हैं, ये बताओ तुम कर क्या रहे हो तुम, ये गलत बात है बेटा, नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनको भी ये चीजें नहीं पता थी कि मैं इन सब चीजों से क्या करता हूँ, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, राइट मेरा। तो और लोगों को भी यही लगता था, लोग जो लोग देने आते थे
पहली बात तो देते भी हैं, ठीक है, जो अच्छे हैं, जो एज ए आर्टिस्ट रिस्पेक्ट करते देते हैं, वो तो बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं मुझे। और जो नहीं ऐसा कुछ, जो जाते हैं देखते हैं यार ये तो पागल है, पी के डांस कर रहा है, राइट, भिखारी है, हाँ, यार इतना अच्छा खासा हो के भीख मांग रहा है, ठीक है। तो बहुत ऐसी चीज़ें सुनने को मिली। तो मॉम डैड को ये पता चली, उन लोगों सोसाइटी में 2-3 लोग होते हैं ना थोड़े, कि बोले कि आपका लड़का भीख मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मॉम डैड का थोड़ा क्रेजी रिएक्शन था, बहुत खतरनाक वाला, कि तुम मत करो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम स्टडी छोड़ दो, तुमको इसीलिए भेजा गया, तुम इसीलिए बाहर रहते हो, तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो। टिपिकल सोसाइटीज, हाँ, टिपिकल सोसाइटीज़। तो इस वजह से तो बहुत कुछ सुनने को मिला। और फिर मैं जब भी मैं जाता हूँ तो उन लोगों को लगता था कि अरे ये तो भीख मांगता है। इवन कि जो दोस्त मुझे समझते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, उसने, उन लोग की फैमिली वालों ने मुझे देखा तो यार तुम्हारा दोस्त तो भीख मांग रहा है, यार ये गलत चीज़ें हैं ये चीज़ें। लेकिन जो मेरे दोस्त है, जो मुझे समझते, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें करते, कि जो चीज़ें आप मम्मी पापा से नहीं बोल सकते वो चीज़ें आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो। तो उन लोगों को ये चीज़ें पता थी, तो उन लोगों ने समझाया। बट बहुत कुछ सुनने को मिला मैम, फैमिली से भी, इससे भी। तो फिर मैंने मम्मी को बताया कि ये चीज़ें मैं इसके लिए करता हूँ। फिर भी मेरी मम्मी को बिलीव नहीं हुआ, फिर भी मेरी मम्मी लोग नहीं ये सब नहीं करना है तुमको। कि स्ट्रीट डांसिंग जो है वो एवं ही कोई डांस नहीं कर रहा है, या कोई पी के डांस नहीं कर रहा है, या कोई भीख नहीं मांग रहा है। ये एक्चुअली में डांस का एक स्टाइल है, ये हम परफॉर्म करते हैं, अपने लिए करते हैं। और ये अभी यहाँ क्योंकि इंडिया में इसका इतना कल्चर नहीं है, और गोरखपुर जैसे शहर में तो कतई नहीं है। ये फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाओ, फॉरेन कंट्रीज़ में स्ट्रीट परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर है। इनफैक्ट वहाँ इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट है ना, बहुत रिस्पेक्ट है। तो ये चीज़ यहाँ के लोगों को पता नहीं है, इसलिए उनको नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी देखी, जो हैरी बात अपनी बता रहे हैं। मैं जब नौका विहार गई, जब मैंने हैरी को फर्स्ट टाइम देखा, तो आई थिंक मैंने लोगों के रिएक्शन, जो आप बोल रहे हो ना, वहाँ पे जो चुरमुरे बेचने वाले होते हैं वो लोग ऐसे कह रहे हैं, अरे अरे हटो 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 जाओ यहाँ से, यहाँ कस्टमर आने दो, ये तो एवं ही है। तो ये मैंने इवन हैरी के डांस के दौरान ये मैंने सुना है, ठीक है। तो क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको नॉलेज नहीं है। जब तक आपको नॉलेज नहीं है ना, तो आप अपना मुंह ना खोलें। लेकिन हमारे यहाँ की प्रॉब्लम यही है कि आपको नॉलेज तो नहीं है, बट आप मुंह अपना खोल देते हो। हाँ। सबसे गलत चीज़ है। जबकि उनको ये भी नहीं पता कि हैरी जो पैसे मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि हैरी आप खुद बताइए कि आप उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। मैम स्ट्रीट परफॉर्म से जितना कलेक्ट हुआ, पहले मैं रोज़ ही करता था। तो रोज़ करता तो बहुत अच्छी खासी मतलब इनकम होती थी उससे। तो मैं मंथ एंड होता था, 1 मंथ में उस जितने भी अर्निंग होते थे उसका कलेक्शन करता था मैं। तो वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम ही गोरखपुर में ही है, उसका नाम नहीं ले सकता मैं अभी यहाँ पे। तो हर मंथ के एंड में जो बच्चे हैं, जो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं, मैं उन लोगों को कॉपी पेन वगैरह मैं उन लोगों को गिफ्ट करता था। ये नहीं कि बच्चे हैं ये नीडी हैं, नहीं, गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो पेन हुआ, पेंसिल है, कॉपी पेन उन लोगों को देता था। और अभी हफ्ते के हर शनिवार के दिन जो लोग ऐसे स्ट्रीट पे जो लोग सोते हैं, जिन लोगों को खाने को कुछ नहीं होता, जो मिलता है वो खा लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उन लोगों को रोज ही दिया जाए। बट हर हफ्ते के शनिवार, रोज तो हो नहीं पाता है, तो हफ्ते के हर शनिवार के दिन मैं स्ट्रीट साइड निकलता हूँ उन लोगों के लिए फूड लेके। कम से कम एवरी सैटरडे, वीक सैटरडे मैं 70 पैकेट 80 पैकेट मैं 100 पैकेट कभी कभी हो जाता है। वो चीज़ें मैं करता हूँ और ले जाके उन पैकेट्स में क्या होता है? उन पैकेट्स में जैसे उन लोगों के खाने की चीज़ें, जैसे कि अभी आप रात को थोड़ा हैवी फूड ना लो ना तो लोगों को नींद नहीं आती। और वो लोग नींद उन लोगों को नहीं आती है। अभी ठंड है, उन लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, अच्छा पहनने को नहीं मिलेगा, तो लोग कैसे रहेंगे। तो उन लोगों के लिए कि खाने चाहिए हैवी फूड थोड़ा, जैसे इट मीन्स राइस हो गया, छोला राइस हो गया, ऐसा चीज़ें उन लोगों के लिए पैक कराता हूँ। पराठा हो गया, कि जो लोग खा के रिलैक्स कर सकें, क्योंकि दिन भर वो भी लोग अपना मांगते रहते हैं वो लोग। तो उन लोगों के लिए मैं पैक कराता हूँ, फिर उन लोगों को ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। Okay, what's her age, Harry?
मैम अभी 22 का हूँ मैं। अभी रिसेंट में 23 का हो जाऊंगा 11 दिसंबर को, बर्थडे मेरा भी। तो मतलब 22 की उम्र में, ठीक है, ये एक स्ट्रीट परफॉर्मर, आई थिंक एक स्ट्रीट पे रहने वाला ही ना एक्चुअल में जो स्ट्रीट पे है उनका पेन समझ सकता है। दैट्स वाई आई थिंक हैरी तुम ये कर पाते हो एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई विश कि आप ये बड़े लेवल पे कर सको, बहुत सारे लोगों की मदद कर सको, क्योंकि कहने वाले बहुत है, करने वाले कम। बात ये है ना कि शुरू से कोई सिखाने वाला नहीं था। एग्जैक्टली कि बताना नहीं था कि आपको करना क्या है। मॉम डैड एक टाइम पे बताते थे स्टडी फील्ड में कि आपको, फिर मैंने जब डांसिंग स्टार्ट की कोई बताने वाला नहीं था। जो भी सीखा है मैम ना सड़क से ही सीखा है। तो आई थिंक उन लोगों के लिए तो करना इतना तो बनता है। ग्राउंड क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे हम कोई चीज़ सीखते हैं ना तो शायद जो कहते हैं ना ये दिल से निकलती है चीज़ें, क्योंकि वो फील की हुई होती है। वो सड़कों से ही सीखा है मैम। और अच्छा लगता है कि काफ़ी चीज़ें उन लोगों से सीखने को हमको मिलती है, और सीख ही रहा हूँ। 22 का एज है, सीखना अभी तो लाइफ टाइम है, तो सीख रहा हूँ बस। ओके तो हैरी बहुत सारी बातें हुई। अब मुझे ये बताइए, आपके डांस पे आते हैं, आप लिरिकल डांसर हो, और जब लिरिकल की बात आती है तो यार खत्री हम सबके जुबान पे आ जाता है ना। तो ये बताओ कि लिरिकल डांसिंग क्या होती है, और उस मतलब तुम उसे कैसे करते हो? मैम लिरिकल डांस इज अकॉर्डिंग टू मी दो तरीके के होते हैं। जैसे कुछ लोग म्यूजिकलिटी पे करते हैं, म्यूजिक पे करते हैं, कुछ लोग वर्ड बीट्स पे, हाँ म्यूजिक बिहाइंड द म्यूजिक, और कुछ लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग एक लिरिकल हो गया। तो मैं स्टोरी टेलर परफॉर्मर हूँ, वर्ड प्ले जिसको मैं बोलता हूँ अपने तरीके से। अगर मैं 3 मिनट का परफॉर्म मेरे को करना है लिरिकली, तो मैं स्टोरी टेल करूँगा। हैरी मुझे ये बताओ कि डांस के, मॉडर्न डांस के कितने स्टाइल होते हैं? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जब डांस स्टार्ट हुआ था तो ये फॉरेन कल्चर था, ठीक है। तो उस टाइम ना एक जैज फॉर्म चलता था जो लोग वहाँ पे करते थे। तो जो स्ट्रीट के लोग हैं ना, डांस समझिए कि एक स्ट्रीट से ही स्टार्ट हुआ था ये डांसिंग जो हमारी है। तो वो लोग ना देखते थे, तो जैसे वो लोग कर रहे थे जब डांस, तो कुछ लोग देखते थे स्ट्रीट वाले लोग, तो वो मिरर में जब करते थे ना तो वो उल्टा दिखता था वो चीज़ें, कि आप तो सीधा कर रहे हो, आप मिरर से देखते हो उनको। तो कुछ लोग अगर आप राइट करोगे तो मिरर में लेफ्ट जाएगा, तो उन लोगों को उल्टा दिखता था। तो वहाँ से ये चीज़ें इंडिया में अपना डांस फॉर्म जब ये आया, तो अभी डांस के फॉर्म मतलब बहुत सारी से हिप हॉप है, कुछ लोग बॉलीवुड करते हैं, फ्री स्टाइल करते हैं, कंटेम्प है, लिरिकल है जो अभी मैं करता हूँ, एक्सपेरिमेंटल अभी रिसेंट जो वरुण डागर सर हैं, जिनको जो मैं उनको गुरु मानता हूँ, वो एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उनसे ही एक्सपेरिमेंटल आया है कहीं ना कहीं। वो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं से सीखे ही हैं, कि किसी न किसी को देख के ही सीखे हैं वो। तो एक्सपेरिमेंटल है, काफ़ी सारे फॉर्म है। बहुत लोग हैं कि कुछ फॉर्म्स को मिक्स करके करते हैं। तो जैसे बॉलीवुड किया, फिर हिप हॉप किया, कुछ लोग लिरिकल हिप हॉप करते हैं, कुछ लोग पॉपिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें फॉर्म्स है, सालसा है, ये सारी चीज़ें डांस के फॉर्म है। तुम लिरिकल करते हो, एक्सपेरिमेंटल तुमने कहा, स्टोरी टेलिंग भी तुम करते हो, तो ऐसे में बाकी डांस फॉर्म क्या कभी तुमने ट्राई नहीं किया? नहीं, आज के 4-5 साल पहले मैं करता था, जब स्कूल वाला वो डांस होता था ना, तो मैं उस टाइम करता था ये चीज़ें। फिर ना मेरे को लगा कि इससे कुछ नहीं होगा, ये वो टिकटॉकर वाला थोड़ा हिसाब किताब हो जाता था, नहीं फील आता था, मतलब मज़ा नहीं आता था, अंदर से खुशी नहीं मिलती थी वो करने। फिर मैंने होता ना कि ढूंढा जाता है, फिर मैंने सर्च किया, घुसा, फिर जब मुझे पता चला ना ये तो बहुत बड़ी दुनिया है डांस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो लिरिकल और की बात हुई ना, और एक्सपेरिमेंट, तो वो चीज़ें मेरे को कनेक्ट करी, जो आपने अभी नाम लिया सुशांत खत्री सर। सुशांत खत्री, तो उनका मैंने वर्कशॉप लिया था कानपुर में। ही इज़ वेरी क्यूट। हाँ, तो उनका मैंने वर्कशॉप लिया था। तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें को सीखने मिली। फिर उन्होंने बोला कि, मैंने क्वेश्चन किया था कि सर कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ लिरिकल में। बोला कि डांस ठीक है, मेहनत करोगे हो जाएगा, क्योंकि बिना मेहनत का कोई कुछ कर नहीं पाता है, तो करता रहे होगा। तो मैंने बोला कि ठीक, अगर भगवान ने ऐसा बोला, उनको लिरिकल का गॉड ही बोला जाता है, अगर उन्होंने ऐसा बोला तो इसी को करते हैं और इसी को अपने अंदर निखारते हैं। तो देन लिरिकल मैं करता चला गया और यही करता हूँ। तो हैरी, जैसे कि तुमने ये भी मुझे अभी थोड़ी देर पहले बाहर बताया था कि धर्मेश जी सर, जिनको बोलते हैं धर्मेश सर हो गए, खत्री हो गए, इन सब का आपने वर्कशॉप ले रखा है? मैंने अभी लिया वर्कशॉप इनका, कोविड के, जब कोविड खत्म हुआ था उसके बाद मैंने लिया था जनवरी में, धर्मेश सर का, अयोध्या में लिया था मैंने उनका वर्कशॉप। वेरी नाइस। अच्छा, तो सीखने को। ये बताओ कि रियलिटी शोज के लिए ट्राई किया है?
किया था मैम बहुत टाइम पहले, हाँ हाँ, लेकिन अब सोचता हूँ कि नहीं करना है। अरे हाँ मैम, क्योंकि रियलिटी अगर आपकी है तो वो दिखाओ ना। यू मीन स्क्रिप्टेड होता है, ऐसा कहना चाह रहे हो तुम? हाँ हाँ, ऐसा कह बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप जो रियल हो हाँ, वो दिखाओ ना। मतलब रियलिटी शो इज नॉट रियल शो। मेरे साथ तो जो हुआ वो रियल तो नहीं था, वो रियल नहीं है। ओके, तो क्या ऐसा भी होता है कि रियलिटी शोज़ के लिए आपको चार्ज करना पड़ता है, या वो आपके एक्चुअल में आपके टैलेंट पे आपको शो में लेते हैं, जैसा कि वो लोग दिखाते हैं, है ना? अगर आपसे टीआरपी मिलने वाली है, आपको 10 लोग जानते हैं, आपको पूरा इंडिया जानता है, आपकी थोड़ी इमोशनल स्टोरी हो, आपको इमोशनल स्टोरी हो नहीं, आपकी इमोशनल स्टोरी बनाई जाएगी। ओके, अगर नहीं है तो स्क्रिप्ट बोल सकते हैं उसको। जो कैमरा लेके लोगों के घर में घुसते, इट मींस हाँ, ये सारा स्क्रिप्टेड होता है। ठीक है, आप खुद सोचो हाँ, कि कैमरामैन के सामने जो मम्मी पापा कभी कैमरा के सामने आया नहीं, हाँ, वो इतने कंफर्टेबल हैं, बोल रहे हैं, बोलेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे वो? ऑब्वियसली स्क्रिप्ट है। और रही बात, तो अगर आपसे टीआरपी मिलने वाली है तो आपको खुद वो शो में बुलाएंगे। आपको नहीं मिलने वाली है, जैसे मेरे जैसे लोग, तो चार्ज करना पड़ेगा मैम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, कि आपका वीडियो शूट के लिए तो करना पड़ेगा ना, वीडियो तो वर्ल्ड वाइड देखेगा आपका, तो उसके लिए तो चार्ज करना पड़ेगा ना। वेरी बैड। हाँ, एटलीस्ट रियलिटी शो की जब बात होती है तो कम से कम टैलेंट पे हमें सामने वाले को ज़रूर वहाँ पे परफॉर्म करने का मौका देना चाहिए। ओके, बट अगर इन केस आपको सच में कभी मौका मिले रियलिटी में, एक्चुअल में रियलिटी शो जो है, तो आप क्या जाना चाहोगे? जरूर मैम, क्यों नहीं जाना। जैसे कि डांस प्लस की बात करते हैं, उसमें रामो जो होते हैं वो सच में बोलते हैं कि डांस प्लस जो है वो एक्चुअल में रियलिटी शो है। व्हाट डू यू थिंक, वो क्या वो सच में है? मैम रियलिटी शो जो भी है अपना, सॉरी थोड़ा गलास बैठा हुआ है, इट्स ओके, जितना है ना सब एक ही है, एक ही उसमें सूट होता कैटेगरी में। हाँ, सब एक ही, क्योंकि आप सिंगिंग ले लो, डांसिंग ले लो, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड होता है। किसको कब रोना है, किसको क्या करना है, क्योंकि तालियां कब बजानी है मैम, ये भी स्क्रिप्टेड होती है। मतलब फिर भी ये सोचने वाली बात है कि करोड़ों की भीड़ एक शो के लिए होती है, शो के लिए सोचो हर बंदा अगर पे कर रहा है, माय गॉड, इट्स स्कैम। और यही रीज़न है मैम कि बहुत ऐसे जो आर्टिस्ट हैं, हाँ, अभी गोरखपुर में भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने रियलिटी शो के लिए ट्राई भी किया, उनका नहीं हुआ, तो वो अंडरग्राउंड करते हैं, रियलिटी शो नहीं करते। अंडरग्राउंड एज एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट मतलब बैटल्स होते हैं। Okay, अगर आप रियल, जैसे मैं अगर रियल आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट को परफॉर्म करता हूँ, तो वो अंडरग्राउंड बैटल्स होते हैं, और अंडरग्राउंड के लिए रिस्पेक्ट पूरी डांसिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड में होता है कि अननोन म्यूजिक बीट्स चलते हैं, उसमें आप अपना परफॉर्मेंस देते हो, फिर उसके बाद से जज, उसमें नो स्कैम, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको उसमें पे करना पड़ता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर कराएगा उसमें आपको मोमेंट गिफ्ट किया जाता है, आपको वो सारी चीज़ें, तो क्योंकि ऑर्गेनाइजर कराएगा तो उसको भी तो चाहिए भाई, उसको ऑर्गेनाइज कराया है वो, तो वो ऑर्गेनाइजर करा था। तो अंडरग्राउंड बहुत अच्छे अच्छे सीन है, दिल्ली में सीन बहुत अच्छे अच्छे हैं, अभी गोरखपुर में भी जो अंडरग्राउंड करते हैं और गोरखपुर को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके, तो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं जो करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं बट पता नहीं चलती हैं लोगों को। कोई बात नहीं, थैंक यू। आई रियली विश कि यार हम तुम्हें भी रियलिटी शो में देखे, टीवी में देखे, एंड गोरखपुर में स्ट्रीट डांसिंग लेकर आना, यहाँ के लोगों को बताना, धीरे धीरे आई थिंक लोगों को वो नॉलेज भी होगी और आपको वो रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच हैरी, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। तो ऐसे ही देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।